Question number 1. A heavy stone is thrown from a cliff of height h with a speed v. The stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं. देखो, एक स्टोन को h हाइट के क्लिफ से हमने प्रोजेक्ट किया. ओके, उसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी? v थी. अब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो पूछ रहा है कि किस केस में ये ग्राउंड को मैक्सिमम स्पीड से हिट करेगा. तो देखो, एज पर वर्क एनर्जी थियरम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारे केसेस में सेम है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी सारे केसेस में सेम होगा. इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारे केसेस में सेम आएगा. इसका मतलब द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल डायरेक्शन. आप चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो. देखो, मान लो कि यहां से हमने, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज अ क्लिफ ऑफ हाइट एच, और यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया. यहां पे प्रोजेक्शन स्पीड क्या है बॉल की? दिस इज v. तो अगर जो हर केस में आप देखो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करो, क्या हर केस में काइनेटिक एनर्जी सेम है? यस. किसी जनरल एंगल पे भी आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो. अच्छा, हर केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है. इसका मतलब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ओके, तो इसकी जो स्पीड आएगी v, वो हर केस में क्या होना चाहिए? सेम. ओके, दिस इज स्पीड v1. ओके, ये स्पीड जो v1 होगी, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंगल थीटा. आप चाहो तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो. ओके, तो इफ वी कंसीडर स्टोन प्लस अर्थ हैज अ सिस्टम, ओके, तो स्टोन पे कौन कौन वर्क कर रहा है? हमें एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है. ओके, तो सिर्फ और सिर्फ mg वर्क कर रहा है. और क्योंकि अर्थ हमारे सिस्टम में है तो mg इज इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व. इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. मतलब इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होगा, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल. ओके, यहां से मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूं. जो ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं रेफरेंस अज्यूम कर लेता हूं. ओके, लेट अस से कि दिस हाइट इज इक्वल टू h. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv1 स्क्वायर. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, initial potential energy is mgh, final kinetic energy is half mv1 square and final potential energy is 0. तो यहां से जब हम लोग v1 कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh का रूट. इसका मतलब जो स्पीड है वो हर केस में सेम आएगा. स्पीड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. करेक्ट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्शन. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. टू स्प्रिंग्स ए एंड बी ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड के बी, के और के बी के बीच में रिलेशन दे रखा है. ओके, आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्सेस, या फिर बाय अप्लाइंग फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड्स. If the energy stored in A is E, then energy stored in B is. B में हमें एनर्जी बतानी है. देखो, यदि मैं KB को K अज्यूम कर लूं, स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर जो स्प्रिंग B है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं K अज्यूम कर लूं, सो व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ A? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ KB, दिस इज इक्वल टू K. तो एक का K है और दूसरे का क्या है? 2K के इक्वल. करेक्ट. मान लो इस पे फोर्स हमने F लगा दिया, इस पे फोर्स हमने लगा दिया F. ये डिस्कशन हो रहा है, दिस इज फॉर A. B में भी यही है,
इसको आप यहाँ से ऐसे दिखा सकते हो। फॉर बी ऑल्सो सेम डायग्राम होगा। इलोंगेशन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर जो टेंशन होगा एफ होगा, और इसमें भी जो टेंशन होगा वो एफ होगा। तो इसके अंदर जो इलोंगेशन आएगा एक्स ए, ओके, दिस विल बी इक्वल टू एफ बाई के ए। दिस इज इक्वल टू एफ बाई व्हाट इज के ए? के ए इज इक्वल टू 2k। याद रखना, यदि बी के है तो ए कितना है? ए इज इक्वल टू 2k। सिमिलरली इलोंगेशन इन बी क्या हो जाएगा? एफ अपॉन के बी, दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन के। अब एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज गिवन। ए में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? U इज इक्वल टू हाफ के। के कितना है? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रख दो। सो दिस इज हाफ के ए की वैल्यू क्या है? 2k इंटू एक्स ए स्क्वायर इज एफ स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 4k। इसको मैं लिख देता हूं E। करेक्ट। अब बी के लिए कैसे लिखेंगे? बी के लिए एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे? एनर्जी स्टोर्ड फॉर बी, इसको मैं सबस्क्रिप्ट में बी लिख देता हूं। तो दिस इज हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर। करेक्ट। हाफ के बी की वैल्यू कितनी है? के एक्स स्क्वायर इज एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर। दिस इज एक्स बी का स्क्वायर। सो दिस इज एफ स्क्वायर बाई 2k। अब यहां से कंपेयर करो तो एफ स्क्वायर बाई 2k क्या हो जाएगा? 2e के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? 2e। अब देखते हैं क्या कोई ऑप्शन 2e है? यस। तो ऑप्शन बी जो है ये 2e है। सो बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू इक्वल masses आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k। देखो दो मासेस हैं, ओके, दोनों इक्वल मास है और दोनों एंड से अटैच कर दिया। द masses आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय अ लेंथ x ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास इज। हर एक मास पे स्प्रिंग कितना वर्क करेगा? देखो मास पे तो ये वैसे डिपेंड करेगा नहीं, फिर भी ठीक है, सिमेट्री के लिए मासेस सेम दे दिया गया है। ओके, दीज आर द टू मासेस। अब हमने क्या किया? सिमेट्रिक तरीके से यहां पे इलोंगेशन क्रिएट किया। ओके, ध्यान से देखना। ये टोटल इलोंगेशन कितना आया फाइनली? फाइनल टोटल इलोंगेशन इज इक्वल टू x। इसका मतलब यहां से इसको स्ट्रेच कितना किया होगा? बाई x अपॉन 2। याद रखिएगा दिस इज नेचुरल लेंथ। ये क्या है? नेचुरल लेंथ। अब यहां से बहुत बच्चे गलती करते हैं, हमें वो गलती नहीं करनी है। सबसे पहले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई? ये डिपेंड करता है कि कितना टोटल इलोंगेशन हुआ। इंटीग्रेट करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो अप्रोच हम लोग नहीं लेंगे। ओके, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होगी? 0। फाइनली स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया? नेट x। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि किधर से कितना खींचा, टोटल कितना इलोंगेशन है उस पर डिपेंड करता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। सो दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एज पर डेफिनेशन वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग ही बोल सकते हैं इसको हम लोग,
and by definition this is negative of change in potential energy of the system. इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग ने टोटल कितना वर्क किया, -12 kx². ओके, देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग किस पे इसने वर्क किया, दोनों मासेस पे. इज इक्वल टू -12 kx². अब इस चीज को समझो, क्योंकि एकदम क्वेश्चन में दिया है सिमेट्रिक तरीके से हमने इसे मूव किया. ओके, देखो ये वर्ड क्या यूज किया गया है, सिमेट्रिक. करेक्ट, इसका मतलब दोनों पे इक्वल वर्क हुआ होगा. करेक्ट, इसका मतलब यदि एक पे वर्क निकालना है तो सिंस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड सिमेट्रिकली, ओके, जो स्प्रिंग है इसको हमने सिमेट्रिकली वर्क किया, देयरफॉर वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक इज सेम. वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक इज सेम. करेक्ट, एक पे वर्क W होगा तो दूसरे पे भी वर्क क्या होगा, W. और टोटल वर्क कितना हुआ, मतलब एक ब्लॉक पे वर्क डन इसका हाफ होगा. देयरफॉर वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक हर एक ब्लॉक पे कितना वर्क होगा, हाफ ऑफ टोटल वर्क डन. हाफ ऑफ टोटल वर्क डन दैट इज -1/4 kx². देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन है डी. तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The negative of work done by the conservative internal force on a system equals to change in. देखो यहां पे हमें क्या बताना है, बाय डेफिनेशन जो वर्क डन या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये तो डेफिनेशन ही हो गया. ओके, तो आप लिख दोगे कि दिस इज बाय डेफिनेशन, ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स. तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय. तो दिस इज बेसिकली बाय डेफिनेशन, हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं. ओके, नेक्स्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन. चलो ध्यान से देखना, यहां पे एक चीज में कंफ्यूज नहीं करना है. बच्चे क्या करते हैं, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी से कंफ्यूज कर जाते हैं. ओके, तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. करेक्ट, अगर जो मान लो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. और एक चीज याद रखना, टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी नहीं है. करेक्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके, ये जो इंटरनल कंजर्वेटिव है, ओके, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सिस्टम के अंदर हीट आए. करेक्ट, लेकिन जो हीट आया एनर्जी, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं. सपोज दिस इज अ ब्लॉक. ओके, अब जब मैं इसे ऐसे मूव कर रहा हूं तो क्या जब फ्रिक्शन वर्क करेगा, देखो यहां पे क्या होगा, यहां फ्रिक्शन वर्क करेगा और फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होगा. तो यदि मैं हीट को भी टोटल एनर्जी में ले लूं, काउंट कर लूं, तो टोटल एनर्जी तो फिर कंजर्व ही हो गया. करेक्ट, अगर जो मैं सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी देखता तो हीट मैकेनिकल एनर्जी नहीं है. करेक्ट, लेकिन
जब मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मतलब उसमें काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, जितनी प्रकार की एनर्जी है सब आ गई। करेक्ट। तो कंसीडर ब्लॉक मूविंग ऑन अ रफ सरफेस। ओके। ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स इज इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। okay, so we can say कि due to friction, that is internal non conservative, heat is developed. करेक्ट। तो यदि आप मैकेनिकल एनर्जी की बात करो तो मैकेनिकल एनर्जी तो कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हीट में कुछ लॉस हुआ। लेकिन कोई बोले कि टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में तो हीट भी काउंट हो जाएगा। करेक्ट। तो ऑथर ने यही सोच के इस क्वेश्चन को फ्रेम किया, टोटल एनर्जी में हीट भी काउंट हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, टोटल एनर्जी डज नॉट मीन मैकेनिकल एनर्जी। कहीं कहीं पे कुछ बुक में टोटल एनर्जी को मैकेनिकल भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना। टोटल एनर्जी डज नॉट मीन मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट। टोटल एनर्जी includes all the energy including heat। करेक्ट। इसका मतलब ये जो वर्क करेगा इंटरनल कंजर्वेटिव, ये कहाँ पे चला जाएगा? हीट में। तो आप राइट साइड में लेके जाके यहाँ पे हीट भी लिख सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर फॉर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, जितना इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है उतना डेल्टा एच में चला जाता है। अब बोलोगे सर डेल्टा आपने माइनस क्यों लिखा? देखो, क्योंकि इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा। जैसे फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा लेट अस से -10 जूल। तो हीट कितना जाएगा? +10 जूल। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस लिख लिया। समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी प्लस चेंज इन हीट। मैकेनिकल एनर्जी और हीट को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। करेक्ट। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके। बस गड़बड़ यहाँ पे एक ही चीज को लेके होती है कि टोटल एनर्जी को हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी है। सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी उसमें हम हीट को भी काउंट करेंगे। जैसे मान लो दो ब्लॉक हमारे सिस्टम में है, फ्रिक्शन की वजह से दोनों हीट हो गए। ओके। तो यदि आप मैकेनिकल एनर्जी की बात करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो गया, लेकिन कहाँ गया? हीट में। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? वो तो कंजर्व ही रह गया। ओके। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा तो उस चीज को बदल देगा।